नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। साल 2020 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हल्दिया में जिपुक खली घाट के आसपास रहने वाले लोगों ने 18 फरवरी 2020 को हुगली नदी के किनारे से सुबह ही सुबह धुआं उठता हुआ देखा। पहले तो उन्होंने यही सोचा कि शायद किसी ने कूड़ा कचरा जलाया होगा, लेकिन वह लोग तो वहां पर रोज आते जाते थे। इससे पहले कभी भी उन्होंने वहां पर कूड़ा जलते हुए नहीं देखा था और न ही उस जगह पर कोई कूड़ा फेंकता था। अभी वे लोग इस बारे में बातें कर ही रहे थे कि अचानक उन्हें एक अजीब सी बदबू आने लगी और यह बदबू वहीं से आ रही थी जहां पर आग जल रही थी। जब उन्हें शक हुआ तो वह लोग उस आग को देखने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि वहां पर दो लाशें जल रही थीं। उन लोगों ने वहां से दो लड़कों को भागते हुए भी देखा। लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए शोर मचाया और उनके पीछे दौड़ पड़े, लेकिन वे दोनों लड़के वहां से फरार हो गए। उनकी आवाज सुनकर आसपास के सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। इसके बाद वह लोग नदी से पानी लाकर उस आग को बुझाते हैं। आग बुझने के बाद पता चला कि वहां पर दो शवों को जलाया जा रहा था। किसी व्यक्ति ने इस घटना की सूचना पुलिस को भी दे दी थी। दुर्गाचक थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। उन दोनों शवों में से एक शव तो पूरी तरह से जल चुका था, यानी उसको देखकर यह पता नहीं चल पा रहा था कि यह शव महिला का है या पुरुष का है। लेकिन दूसरा शव थोड़ा ठीक हालत में था और उसके पहनावे और कपड़ों से लग रहा था कि यह किसी लड़की की लाश है। इसके बाद पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी घटनास्थल पर बुला लिया था, लेकिन उन दोनों शवों को पहचानना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनका चेहरा बुरी तरह से जला हुआ था। तभी पुलिस को कम जली हुई लाश के पास से कुछ बाल मिलते हैं, जिन्हें गौर से देखने पर यह पता चलता है कि उस लड़की ने अपने बालों को कलर करवा रखा था। उसके बाल गोल्डन और ग्रीन कलर के थे। पुलिस को वहां से कान की बाली भी मिलती है, जिस पर एसजेपी लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों शवों के आसपास छानबीन की तो पुलिस को वहां पर एक गड्ढा भी दिखाई देता है। इससे अंदाजा लगाया गया कि शायद उन लाशों को दफनाने के लिए पहले गड्ढा खोदा गया होगा, लेकिन फिर किसी कारण दफनाने के बजाय उन्हें जला दिया गया होगा। उन्हें जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि वहां से एक खाली बोतल भी मिली थी। जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति ऐसी खुली जगह में तो कत्ल नहीं करेगा, इसलिए पुलिस को लग रहा था कि इन दोनों को कहीं और कत्ल करने के बाद यहाँ लाकर जलाया गया है। खैर, घटनास्थल की जांच करने के बाद उन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है। इधर पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल और सबूत मिटाने का मामला दर्ज करके इस मामले की जांच में जुट जाती है। लेकिन सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी था कि आखिर वह दोनों लाशें किसकी थीं, क्योंकि अब तक एक लाश के बारे में केवल इतना ही पता चल पाया था कि वह किसी महिला की लाश है, लेकिन दूसरे का तो अभी कुछ भी नहीं पता था। जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उन दोनों शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट से पता चलता है कि वह दोनों शव महिलाओं के ही थे, जिनमें से एक की उम्र 20-22 साल और दूसरी की 40 साल के आसपास थी। लेकिन जो लाश कम जली थी, वह 20-22 साल की लड़की की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उन दोनों को जलाने से पहले उन्हें कुछ नशीली दवा खिलाई या पिलाई गई थी, यानी जलाए जाने से पहले वह जिंदा थीं। इसका मतलब साफ था कि उन दोनों को जिंदा ही जला दिया गया था। अब सवाल यह था कि आखिर वह दोनों महिलाएं कौन थीं और उनके साथ यह दरिंदगी किसने की थी। इस बात का पता लगाने के लिए दुर्गाचक पुलिस आसपास के सभी पुलिस स्टेशन में उन दोनों शवों के बारे में जानकारी देती है। साथ ही यह भी पता करने की कोशिश की जाती है कि किसी थाने में उन महिलाओं की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो नहीं लिखवाई गई है। यानी पुलिस ने हर तरीके से उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की,
लेकिन उन महिलाओं के बारे में कहीं से भी कोई सुराग या सबूत नहीं मिलता है, क्योंकि किसी भी थाने में उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई थी। दुर्गाचक पुलिस को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या किया जाए। असल में पुलिस को पता ही नहीं चल पा रहा था कि वे कहाँ की रहने वाली थीं और उन दोनों में क्या रिश्ता था। लेकिन फिर पुलिस इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। साथ ही उन दोनों महिलाओं के आसपास से मिली चीजें, उनके कपड़े और गहने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी हाइट और उम्र, यह सारी चीजें भी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी गई। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील भी किया कि अगर किसी का कोई रिश्तेदार या जानने वाला लापता है और इन सभी डिटेल्स से उसकी आइडेंटिटी मैच करती हो तो पुलिस को सूचना दी जाए। यह पोस्ट 20 फरवरी 2020 के आसपास की गई थी, जिसके बाद यह पोस्ट तेजी से वायरल होने लगती है। फिर 21 फरवरी 2020 को एक व्यक्ति ने दुर्गाचक पुलिस से संपर्क किया। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी जानने वाली एक महिला और उसकी बेटी पिछले कई दिनों से लापता हैं। उस व्यक्ति ने बताया कि पिछले कई दिनों से वे दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं थीं और ना ही उनसे उस व्यक्ति का कोई संपर्क हो रहा था। जब पुलिस को पता चला कि वे दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थीं, तो पुलिस ने उन दोनों की प्रोफाइल को खंगालने का फैसला किया। जानकारी देने वाले व्यक्ति से सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को उन माँ बेटी की तस्वीरें भी मिल जाती हैं। उनमें से एक का नाम था रमा डे, जिसकी उम्र 40 साल थी, और उसकी बेटी रिया डे, जिसकी उम्र 22 साल थी। दोनों माँ बेटी नॉर्थ 24 परगना जिले के न्यू बैरकपुर इलाके में रहती थीं। दोनों अपने ही तरीके से एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन अब तक जो कुछ भी हुआ वह किसी के भी कल्पना से बाहर था। 22 फरवरी 2020 को पुलिस न्यू बैरकपुर इलाके में पहुंचती है। यहां पर पुलिस ने उन दोनों मां बेटी की तस्वीरें स्थानीय लोगों को दिखाईं। एक व्यक्ति ने पुलिस को उनके घर का एड्रेस बताया। इसके बाद पुलिस उनके घर पर पहुंची, लेकिन दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। पुलिस ने आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि रिया डे और रमा डे दोनों माँ बेटी इस घर में किराए पर रहती थीं और इस घर में उन दोनों के अलावा कोई भी नहीं रहता था। हालांकि वहां से थोड़ी ही दूर उनका अपना घर भी था, लेकिन वे दोनों अपने घर वालों से दूर इस किराए के घर में रहती थीं। यह जानकारी भी सामने आई कि दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थीं। रिया डे हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करती ही रहती थी, जिससे यह जाहिर होता था कि वह एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रही थी। हालांकि अब तक पुलिस को यह नहीं पता चल पाया था कि उनके घर वाले इस इलाके में कहाँ रहते थे, क्योंकि इस बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई थी। उस समय घर की मालकिन भी वहां मौजूद नहीं थी, जिससे और भी स्थिति जटिल हो गई थी। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से रिया डे और रमा डे का फोन नंबर ले लिया था, ताकि फोन के जरिए उनके घर वालों तक पहुंच सके और यह पता चल सके कि उन दोनों माँ बेटी की किन किन लोगों से बात होती थी। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों माँ बेटी के नंबरों की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालवाई। सीडीआर के जरिए यह पता चला कि दोनों के फोन पर काफी बातचीत होती थी और इससे यह अंदाजा हुआ कि दोनों के कई करीबी रिश्ते थे। इस दौरान पुलिस द्वारा की गई पोस्ट को देखकर कई लोग सामने आए, जिनमें कुछ रिया डे के दोस्त और रिश्तेदार भी थे। उन्होंने यह पुष्टि की कि पोस्ट में जो चीजें दिखाई गई थीं, वो रिया और रमा से मिलती जुलती थीं। इस सब से पुलिस को अब यकीन होने लगा कि वह दोनों शव शायद रिया डे और रमा डे के ही थे। असल में पहले रमा डे अपने पति और बेटी के साथ महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रहती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रमा ने अपने पति को डिवोर्स दे दिया था। इस घटना के बाद 2017-2018 में रमा अपनी बेटी रिया को लेकर वापस अपने घर वेस्ट बंगाल लौट आई थी। हालांकि वह अपने मायके में रहने के बजाय हल्दिया में किराए के एक मकान में रहने लगती है। इस बदलाव के कारण रिया डे की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ा और वह 12वीं क्लास भी पूरी नहीं कर पाई थी। साल 2017 में रिया डे 8वीं क्लास में थी। फिर माता पिता के तलाक के बाद पढ़ाई छोड़कर रिया को अपनी मां के साथ वेस्ट बंगाल आना पड़ा। यहां आने के बाद न्यू बैरकपुर के एक स्कूल से रिया ने हाई स्कूल और इंटर के लिए पढ़ाई शुरू कर दिया।
अब रिया पढ़ाई की वजह से न्यू बैरकपुर में रहने लगी थी, जबकि उसकी मां हल्दिया में रहती थी। कभी रमा अपनी बेटी से मिलने के लिए न्यू बैरकपुर चली जाती थी, तो कभी रिया अपनी मां से मिलने के लिए हल्दिया आ जाती थी। उन दोनों की जिंदगी इसी तरह बीत रही थी। हालांकि रमा अपने मायके वालों से कोई संबंध नहीं रखती थी। इधर 22 फरवरी 2020 को रिया डे और रमा डे की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड की रिपोर्ट भी आ जाती है। साथ ही पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी निकलवाई। कॉल डिटेल से पता चला कि रमाडे के नंबर पर सबसे आखिरी कॉल एक व्यक्ति ने किया था, जिसका नाम था सद्दाम हुसैन। पुलिस ने रमा के नंबर की पिछले कई दिनों की कॉल डिटेल को चेक किया, तो यह पाया कि सद्दाम हुसैन के साथ रमा की बातचीत अक्सर होती रहती थी। हालांकि कभी कभी उनकी बातचीत बंद हो जाती थी, मगर कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू हो जाती थी। पुलिस को तब झटका लगा जब रिया डे के कॉल रिकॉर्ड में भी सबसे ज्यादा बार सद्दाम हुसैन का ही नंबर पाया गया। यानी जिस तरह रमा डे और सद्दाम हुसैन के बीच लगातार बातचीत होती थी, ठीक वैसे ही रिया डे और सद्दाम हुसैन के बीच भी घंटों घंटों की बातचीत होती थी। अब पुलिस के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था कि यह सद्दाम हुसैन कौन है और यह क्यों इतना करीब था कि दोनों माँ बेटी इतनी देर तक उससे बात करती थीं। इसके बाद पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उसके मोबाइल नंबर की लोकेशन निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दिया। साथ ही उन दोनों माँ बेटी की लोकेशन भी चेक की गई, तो पता चला कि 17 फरवरी 2020 की रात को रिया, रमा और सद्दाम इन तीनों की लोकेशन एक साथ ही थी। सद्दाम का उन दोनों माँ बेटी के साथ लगातार फोन पर बात करना और नदी के किनारे शव मिलने से पहले भी उन तीनों का एक साथ होना, इन सब बातों से पुलिस को शक ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था कि इस कत्ल से सद्दाम का कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। छानबीन करने पर यह भी पता चला कि सद्दाम हुसैन दुर्गाचक की न्यू कॉलोनी का रहने वाला है और वह एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर यानी ठेकेदार है। लेकिन जब पुलिस सद्दाम हुसैन के घर पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह तो हॉस्पिटल में है। इस बात का पता चलते ही पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां से सद्दाम को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही पुलिस को हॉस्पिटल से यह भी पता चलता है कि सद्दाम को कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, बल्कि उसे सिर्फ छोटी मोटी खरोंच आई थी। इसका मतलब था कि सद्दाम पुलिस से बचने के लिए ही हॉस्पिटल गया था। खैर, सद्दाम हुसैन को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो हर आरोपी की तरह सद्दाम भी साफ मना कर देता है कि उसका इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सद्दाम को उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और 17 फरवरी 2020 की लोकेशन दिखाई तो वह टूट गया। लेकिन अब भी कई सवाल थे जिनका जवाब जानना जरूरी था। पहला यह कि आखिर सद्दाम हुसैन की रमाडे और रिया डे से मुलाकात कैसे हुई थी, और दूसरा यह कि सद्दाम ने उन दोनों माँ बेटी का कत्ल क्यों किया था। पूछताछ करने पर पता चला कि जब रमाडे ने अपने पति से तलाक लेने के बाद अपनी बेटी रियाडे को लेकर वापस बंगाल आकर हल्दिया में रहना शुरू किया, तो वह अपनी मां के घर से दूर रहने लगी थी। रिया अपनी पढ़ाई के कारण न्यू बैरकपुर में ही एक कमरा लेकर रहने लगी थी, जबकि रमा हल्दिया में अकेले रहने लगी थी। अब चूंकि रमा अकेले रहती थी, तो उसे बोरियत महसूस होने लगी और उसने अपना समय काटने के लिए नए लोगों से संपर्क करना शुरू किया। इसी दौरान रमा की मुलाकात सद्दाम हुसैन से हुई, जो एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर था। दोनों के बीच दोस्ती हो गई। रिया डे को एक दिन अपनी मां के साथ सद्दाम हुसैन नजर आया। उसे लगा कि सद्दाम उसकी मां का दोस्त है। रिया डे ने सद्दाम को अपनी मां का दोस्त समझा और फिर एक दिन रिया ने भी सद्दाम से बातचीत करना शुरू किया। सद्दाम की उम्र लगभग 27 साल थी। इसके बाद दोनों ने न्यू बैरकपुर से कुछ किलोमीटर दूर वासुदेवपुरम में किराए पर कमरा लेकर लिव इन में रहने लगते हैं। रमा और रिया की जिंदगी में सद्दाम के आने से खुशियां दुगनी हो गईं। वे तीनों एक साथ घूमने जाते, बाहर खाना खाते, बातें करते और समय बिताते थे। रिया कभी पढ़ाई के लिए बैरकपुर में रहती, तो कभी सद्दाम के साथ वासुदेवपुरम और कभी अपनी मां के पास हल्दिया में रहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रिया की जिंदगी में खुशियां उस समय कड़वाहट में बदल गईं।
जब उसे पता चला कि सद्दाम शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। खैर, रियाडे ने यह भी पाया कि सद्दाम ने उसे यह जानकारी पहले नहीं दी थी और साथ ही उसने तो रिया से शादी करने का वादा भी किया था। इस बात से रिया को गहरा धक्का लगा और उसे यह महसूस हुआ कि सद्दाम ने उसके साथ झूठ बोला था। पुलिस को यह सारी बातें सद्दाम के बयान और रियाडे के जानने वाले लोगों से पता चली थीं। सद्दाम की शादी के बारे में पता चलते ही रिया भड़क जाती है। वह सद्दाम से कहती है, तुमने शादी के लिए मुझसे झूठ क्यों बोला? रिया ने सद्दाम को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो वह पुलिस स्टेशन जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर देगी। असल में रिया जब भी सद्दाम से शादी करने को कहती थी तो सद्दाम कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अब वह दोनों माँ बेटी उसे धमकी देने लगी थीं। वे कहने लगीं, या तो अभी शादी करो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। सद्दाम हुसैन इन दोनों चीज़ों से बचना चाहता था, यानी ना तो वह रियाडे से शादी करना चाहता था और ना ही जेल जाना चाहता था। सद्दाम ने पुलिस को आगे बताया कि दोनों माँ बेटी की जिद और धमकियों से वह बहुत परेशान हो चुका था। हालांकि उसने कई बार रिया और रमा से दूरी बनाने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब उसे बचाव का कोई भी रास्ता नजर नहीं आया तो उसने रिया और रमा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। सद्दाम यह भी जानता था कि ना तो उन दोनों माँ बेटी का कोई जानने वाला था और ना ही उन्हें कोई पूछने वाला था। सद्दाम हुसैन ने अपने इस प्लान में कई दोस्तों को भी शामिल कर लिया था और फिर प्लान के अनुसार 17 फरवरी 2020 को सद्दाम ने रमाडे को कॉल किया और कहा कि आज रात हम तीनों एक साथ बैठकर बात करेंगे और इस मामले को कैसे भी करके सुलझाएंगे। रमा ने यह बात अपनी बेटी रिया को भी बताई और इस तरह धोखे से सद्दाम ने रिया और रमा को वासुदेवपुरम उस कमरे पर बुला लिया जहां सद्दाम और रिया लिव इन में रहते थे। इसके बाद 17 फरवरी 2020 की शाम को वह तीनों वासुदेवपुरम में मिलते हैं। इस मुलाकात ने एक खौफनाक घटना का रूप ले लिया जिसने पुलिस को चौंका दिया। सद्दाम हुसैन ने यह योजना बड़ी सफाई से बनाई जिसमें उसने माँ बेटी को अपने जाल में फंसाया और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। सद्दाम हुसैन तो उस रात सब कुछ पहले ही सोचकर आया था। असल में जब भी वह तीनों एक साथ होते थे तो अक्सर शराब पार्टी करते थे। हमेशा की तरह ही उस रात भी सद्दाम शराब लेकर आया था। लेकिन रिया उस रात शराब नहीं पीती है। वह रात के करीब 8 बजे बाजार गई और वहां से खाना लेकर आई। सद्दाम ने उस खाने को नहीं खाया बल्कि उसने खाने में नशीली दवा मिला दिया। जैसे ही वह दोनों माँ बेटी उस खाने को खाती हैं तो वे बेहोश हो जाती हैं। उन दोनों के बेहोश होने के बाद सद्दाम हुसैन अपने दोस्त मंजूर आलम को फोन करता है। मंजूर वासुदेवपुरम सद्दाम के पास कार लेकर पहुंचता है। इसके बाद उन्होंने बेहोश हालत में पड़ी रमा और उसकी बेटी रिया का गला दबा दिया। जब उन्हें लगा कि रिया और रमा की मृत्यु हो चुकी है तो उन्होंने पहले रमा को एक कंबल में लपेटा और उसे गाड़ी की डिक्की में रख दिया। फिर ऐसे ही उन्होंने रिया को भी कंबल में पैक करके कार की पिछली सीट पर रख दिया। सद्दाम हुसैन का प्लान यह था कि वह दोनों माँ बेटी को अपने दोस्त मंजूर के घर के आसपास कहीं जमीन में दफन कर देगा, लेकिन जब सद्दाम ने यह बात मंजूर को बताई तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। मंजूर ने उससे कहा कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद वे दोनों रिया और रमा को हुगली नदी के किनारे दफन करने का प्लान बनाते हैं। साथ ही उन्होंने एक बोतल में पेट्रोल भी रख लिया था, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो पेट्रोल डालकर उन दोनों को जला दिया जाएगा। इसके बाद सद्दाम हुसैन और मंजूर देर रात को हुगली नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। वहां पर वह दोनों खुदाई करते हैं, लेकिन खुदाई करते करते रात ढल गई और दिन निकलने लगा। जब उन्हें लगा कि अब जल्दी ही सूरज निकलने वाला है तो हड़बड़ाहट में सद्दाम और मंजूर ने जल्दबाजी में रमा और रिया को गाड़ी से बाहर निकाला। लेकिन तभी रिया और रमा के शरीर में हरकत होने लगी। असल में वह दोनों उस समय तक जिंदा थीं। यह सब देखकर सद्दाम हुसैन और मंजूर बहुत ज्यादा डर गए। उन्होंने रिया डे और रमा डे को दफन करने के बजाय जलाने का फैसला किया।
वे दोनों उन माँ बेटी को गड्ढे से थोड़ी दूर ले गए, लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उन्होंने पेट्रोल की पूरी बोतल रमा के ऊपर ही डालकर उसे आग लगा दिया। मगर अब उनके सामने प्रॉब्लम यह थी कि रिया को कैसे जलाया जाए। इसके लिए उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी गाड़ी से थोड़ा सा फ्यूल निकाला और रिया के ऊपर डालकर उसे भी आग लगा दिया। पर्याप्त ईंधन न होने के कारण रिया का शव अधजला रह गया। अब सुबह हो चुकी थी, इसलिए वे दोनों वहां से भाग गए। हालांकि आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें भागते हुए देख लिया था और उनका पीछा भी किया था, लेकिन वह दोनों बचकर निकल गए थे। इधर मंजूर का नाम सामने आते ही 23 फरवरी 2020 को मंजूर को भी अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद रिया के मामा का ब्लड सैंपल लिया जाता है ताकि उन दोनों शवों की डीएनए जांच की जा सके। कोलकाता की लैब में उनका डीएनए टेस्ट किया गया, जिससे कंफर्म हो गया था कि वह दोनों शव रिया डे और रमा डे के ही थे। इसके बाद 27 फरवरी 2020 को पुलिस की एक टीम हल्दिया में रमा डे के घर पर पहुंचती है और उसके घर की तलाशी ली जाती है। सबको यही लग रहा था कि सद्दाम हुसैन ने शादी से बचने के लिए ही रिया डे और उसकी मां का कत्ल किया है। लेकिन जब पुलिस ने रमा के घर की छानबीन की तो वहां एक अलमारी से कुछ कागज के टुकड़े मिलते हैं। साथ ही पुलिस को रिया की एक डायरी भी मिलती है। उन कागज के टुकड़ों को एक्सपर्ट्स के पास भेज दिया गया, लेकिन जब कागज के उन टुकड़ों को जोड़कर देखा गया तो पता चला कि यह एक मैरिज सर्टिफिकेट है। उस मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार सद्दाम हुसैन और रिया डे ने साल 2018 में शादी कर ली थी। वहीं रिया डे अपनी डायरी को हिंदी, इंग्लिश और बंगाली भाषा में लिखती थी। उस डायरी के 5 पन्नों में सद्दाम हुसैन, रिया डे और रमा डे उन तीनों के रिश्तों को लेकर कुछ बातें लिखी गई थीं। डायरी में लिखा था कि सद्दाम की मुलाकात पहले रमा से और फिर रिया से हुई थी, जिसके बाद रिया और सद्दाम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रिया ने आगे लिखा था कि उसे शक है सद्दाम का उसकी मां के साथ भी कुछ नज़दीकी रिश्ता है, इसी वजह से उसकी मां रमा हल्दिया में रहने लगी थी ताकि वह और सद्दाम एक दूसरे से मिल सके। वहीं सद्दाम का कहना था कि उसे भी शक होने लगा था कि रिया का किसी और लड़के से भी अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से सद्दाम रिया से पीछा छुड़ाना चाहता था। लेकिन वह दोनों माँ बेटी उसे फंसाने की धमकी देने लगीं, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। सद्दाम हुसैन ने बताया कि रिया ने उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना ली थी, जिसके जरिए वह दोनों माँ बेटी उसे ब्लैकमेल करती थीं और उससे पैसे लेती थीं। लेकिन अब सवाल यह था कि शादीशुदा होने के बावजूद सद्दाम रिया और रमा के इतने करीब क्यों आया था। अगर वह उनके करीब ना जाता और रिया से शादी का वादा ना करता तो उसे यह सब नहीं करना पड़ता। मगर उस हैवान ने तो उन दोनों माँ बेटी को जिंदा ही जला दिया था। खैर 27 फरवरी 2020 को पुलिस सुखदेव नाम के एक और व्यक्ति को अरेस्ट करती है। सद्दाम हुसैन के बयान के अनुसार सुखदेव ने सबूत मिटाने में उनकी मदद की थी। पूछताछ करने पर सुखदेव ने भी अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा अमीनुर हुसैन नाम का एक और व्यक्ति था। 3 मार्च 2020 को पुलिस उसे भी मुंबई के गोरेगांव से अरेस्ट कर लेती है और ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे भी बंगाल के दुर्गाचक पुलिस स्टेशन लाया गया। पुलिस ने उन चारों आरोपियों सद्दाम हुसैन, मंजूर, सुखदेव और अमीनुर हुसैन को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। यह घटना समाज को झकझोर देने वाली है और हमें सतर्क रहने का संदेश देती है। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, कानून जब पीछे पड़ जाती है तो कोई मुजरिम बच नहीं सकता है। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सीरत जी ने कमेंट किया है, बहुत बढ़िया नरेशन, थैंक यू फॉर शेयरिंग। मैम, आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। विवेक जी ने कमेंट किया है, ये जो आज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। पैसों की लालच में आपराधिक मानसिकता रखने वाली औरत सुधा धोखाधड़ी तो कर ही रही थी, पर हत्या जैसी खौफनाक वारदात को भी अंजाम दे डाली।
सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जमुना अटलूरी जी ने कमेंट किया है, जमुना जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अंजलि जायसवाल जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया वसानी जी ने कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून। आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, पुलिस की अथक मेहनत से अपराधी पकड़े गए। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सत्य स्नेहा जी ने कमेंट किया है, सविता को और कोई नहीं मिला था। प्लीज चूज योर पार्टनर वाइजली। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रेवती जी ने कमेंट किया है, एक बाप चाहे कैसा भी हो, ऐसे प्यार के लिए अपने बच्चों को कभी नहीं मार सकता, जबकि बच्चों के लिए वो ऐसे अय्याश प्यार को ही त्याग देगा। बट ये कैसा बाप और पति था। इंसान तो नहीं हो सकता, इसको उसी के घर में फांसी होनी चाहिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, गलत काम का यही अंजाम होता है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। लेजेंड वॉक अलोन नाम की एक आईडी है, उनका कमेंट आया है, नाइस स्टोरी टेलिंग स्टाइल। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर है, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत जी, सरिता राय जी, असदुल्लाह लघारी जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।